गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी के बारे में अपन जो होते हैं थ्योरीज उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यूनिट है 5 साइकोलॉजी की। अपन ने पहले भी आप लोगों को अपना जो पिछला वीडियो आया था उसमें पर्सनालिटी के बारे में बताया था। पर्सनालिटी में मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और पर्सनालिटी के नेचर्स। उसी के रिकॉर्डिंग में अपन आगे बढ़ते हुए आज दूसरी ये वीडियो लाए हैं, उसमें आपको बताएंगे पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी की थ्योरीज। जो कई साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज पर्सनालिटी के बारे में दी थी, उसी के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, कौन से थे? फ्रूड्स, सिगमंड फ्रूड्स। उन्होंने 1856 से 1939 तक ये थ्योरी थी उनकी जो चली थी वो दी थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि सिगमंड फ्रूड की साइकोलॉजिकल जो थ्योरी थी वो कब से कब तक आई थी, तो उसका अपना आंसर होगा 1856 से 1939 तक। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड डेवलप द बेस्ट बिटवीन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फोकस ओपन इंटरनल ग्रोथ और साइकोमीनिया। Fruits they stress the influence of the increased views disease and maintain the theories of behavior. The theories has their put of structure of personality. उन्होंने जो फ्रूट्स थे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ जो बिहेवियर होता है या स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है वो 3 पार्टों से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन से होते हैं? आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। या आईडी को अपन इद कहते हैं, ईगो मतलब अहम, सुपर ईगो मतलब सुपर अहम। इस तरह से 3 भागों से अपना माइंड बना होता है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। उसके आधार पर सिगमंड फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया। तो आईडी क्या होती है? The ID is composed to biological initial including the discuss of sex and agreement. ID is self-cure, impure, unconscious. मतलब आईडी में क्या होता है? आईडी में आदमी केवल अपने बारे में सोचता है, ठीक है। और ईगो क्या होता है? ईगो कॉल्ड सेल्फ गेट इंजॉय फ्रॉम द आईडी बट सक्सेस द कॉन्फ्लूल फॉर द आइडल। यानी कि ईगो में आदमी अपने बारे में सोचता है लेकिन उसको किसी चीज़ से जैसे दबाव में किसी चीज़ को करता है, ठीक है। और सुपर ईगो, तो इसमें क्या है कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने साइकोलॉजी की 3 स्ट्रक्चर बताए थे, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसमें क्या होता है? आईडी में तो जो इंसान होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है। दूसरा आता है ईगो। ईगो में क्या होता है? इंसान खुद अपने बारे में सोचता है लेकिन उस काम को करने से भी थोड़ा बहुत दबाव में, किसी काम को करेगा थोड़ा दबाव में करता है। जैसे खुद के बारे में सोच रहा है लेकिन उस काम को भी करता है। अभी एग्जाम्पल लेके अपन इसको बताएंगे। तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है? आदमी अपने सारी चीज़ों को सोच के चलता है, ठीक है। अपने बारे में सोचता है, साथ के साथ ही सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोच के चलता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको एक आइसक्रीम खानी है, ठीक है। तो वो आइसक्रीम के लिए मतलब जिद करता है। अब आइसक्रीम के लिए उसने जिद की तो वो उसको कुछ भी नहीं, उसको केवल एक आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। वो जिद कर रहा है, चाहे उसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कह लो, उसको पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं लेकिन उसको तो आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। तो ये क्या हो गया? उसका आईडी हो गया, ठीक है। इसके बाद ईगो क्या हो गया कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए लेकिन उसके पापा ने उसको डांट दिया कि अभी नहीं डरा रहे, अपने पास पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो वो उसने अपनी इच्छा आइसक्रीम की मार ली और वो दबाव में आ गया कि ठीक है कोई बात नहीं, पापा ने मना कर दी तो आइसक्रीम नहीं लेनी है, ठीक है। उसके अंदर लेकिन उसको आइसक्रीम
की चाहत है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स ने उसको डांट दिया, इसलिए दबाव में वो नहीं मांग रहा। तो ये हो गया उसका ईगो। सुपर ईगो क्या हो गया? सुपर ईगो जैसे किसी बच्चे ने उसने आइसक्रीम मांगी और उसके पेरेंट्स ने उसको बोल दी बेटा अभी पैसे नहीं है, अपन आइसक्रीम नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया? सुपर ईगो। उसमें उसने सोच लिया क्या मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है ये, और इसलिए उसने सोसाइटी के बारे में सोचा, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, तो वो क्या हो गया? सुपर ईगो हो गया। ठीक है, ईगो और सुपर ईगो में थोड़ा सा डिफरेंट है। ईगो मतलब दबाव में, और सुपर ईगो मतलब अपने मन से उस चीज़ को मानना। तो एक तो ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। इसके बाद दूसरी उन्होंने जो थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की, वो थी अपन की साइको सोशल डेवलपमेंट। ये तो थी साइको, जो अपन ने बताया आईडी ईगो सुपर ईगो वाली, साइको एनालिटिक। दूसरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या है, उन्होंने जो बच्चा होता है पैदा, वो शुरू से जो पैदा होता है तब से लेकर और ओल्ड एज तक, जिन जिन एजेस में उसके अंदर जो जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो कैसे कैसे और क्या क्या एक्सपीरियंस सीखता है, कैसे कैसे उसकी साइकोलॉजी चेंज होती जाती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज थी उनकी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या होती है? ओरल स्टेज होती है 0 से 1 ईयर तक। ठीक है, 0 से 1 ईयर तक की ओरल स्टेज होती है। इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो कोई बच्चा होता है वो उसको किस तरह से मतलब साइको सोशल होना या साइको सेक्सुअल स्टेज मान सकते हैं इसको। तो वो कैसे अब बच्चा अपने साइकोलॉजी चेंज करता है। जैसे कि कोई बच्चा है छोटा, अब वो ब्रेस्ट शक करता है, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी मॉम उसको कराती है, ब्रेस्ट शक करता है। अब उस टाइम पे क्या उसको रोता है तो ब्रेस्ट शक करता है, लेकिन कभी कभी जब उसको ब्रेस्ट शक करने को नहीं मिलता है तो उस टाइम पे वो अपना थंब शक करता है। ठीक है, थंब शकिंग। तो उसकी साइकोलॉजी कैसी हो गई? जैसे कि वो ब्रेस्ट को शक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वो दूध पी रहा है, तो वो थंब शकिंग करके अपने आप को या अपने मन को साइकोलॉजिकल मानता है। साइकोलॉजी मतलब अपने मन को वो कर लेता है कि हाँ मैंने थंब या ब्रेस्ट शकिंग कर लिया, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। ठीक है, थंब शकिंग से। तो ये तो हो गई अपनी 0 से 1 ईयर तक की ओरल स्टेज। इसके बाद आती है सेकंड एनल स्टेज। एनल स्टेज होती है अपनी 1 से 3 ईयर तक, 1 से 3 ईयर तक। इसमें क्या होता है कि एनल स्टेज में 1 से 3 साल तक की एज जो होती है, इसमें आदमी को जैसे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको होल्ड करना और फ्रीली पास करना, ये सिखाया जाता है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग में होल्ड करना और फ्रीली पास करना मतलब कि बच्चा है जो वो टॉयलेट कर लेता है या नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें 1 से 3rd ईयर में उसको सिखाई जाती है, जिससे उसका क्या है साइकोलॉजिकल, जैसे टॉयलेट को होल्ड कर लेता है। कई बच्चे होते हैं जैसे टॉयलेट को रोक नहीं पाते हैं तो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, तो वो तो होती है, वो क्या होता है फ्रीली पास आउट करना, और वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन जब वो टॉयलेट ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि यार यहाँ मत करो, वहाँ जाके करो, टॉयलेट में जाके करो टॉयलेट, तो वो सब बाथरूम में जाके टॉयलेट करो, तो वो अपने आप को क्या साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई मानता है जब वो टॉयलेट को होल्ड करना सीख जाता है। होल्ड का मतलब टॉयलेट को रोक के और जैसे बाथरूम में जाके टॉयलेट करेगा, तो उसमें उसकी साइकोलॉजी कैसी हो जाती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अपन की द फैलिक स्टेज। ठीक है, फैलिक स्टेज में क्या होता है, फैलिक स्टेज जो होती है 3 से 6 साल की होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल में उसको जिस तरह से स्कूल का एनवायरनमेंट मिलता है या फिर और सब लोगों से वो मिलता जुलता है, तो इस स्टेज में क्या होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट करना सीख जाता है। जैसे क्योंकि 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको अपन कपड़े होते हैं तो वो नॉर्मली क्या है कि एक से ही होते हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह निकर वगैरह पहनते हैं, तो उनमें अपन को पता नहीं चलता ना कि लड़की है कि लड़का है, तो वो उनका पता कैसे लगा पाता है, हेल्प टू जेनाइटल ऑर्गन, मतलब जेनाइटल ऑर्गनों को देख के ही तो पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इसमें वो ये कौन सी होती है, पेल्विक स्टेज। पेल्विक यानी कि
3 से 6 साल तक की स्टेज होती है। इसमें बच्चा जेनिटल ऑर्गनों को देख के मेल और फीमेल में डिफरेंट करना सीख जाता है। ठीक है, तो इससे उसकी साइकोलॉजी में क्या मेल फीमेल के बारे में जानकारी आ जाती है। इसके बाद आती है इसके बाद नेक्स्ट स्टेज लैट्रिन स्टेज, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, लेटेंसी स्टेज होती है 6 से 12 साल की। इस स्टेज में क्या होता है, लेटेंसी स्टेज में जो मतलब 6 से 12 साल की एज में जब बच्चे स्कूल में होता है तो उसको मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन जो होता है ना, वो सारी चीज़ें सेक्सुअल डेवलपमेंट उसके अंदर आने लग जाते हैं। अट्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं, जैसे जो मेल है वो फीमेल की तरफ, वो जो फीमेल है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उससे उसकी साइकोलॉजी चेंज होती है। इसके बाद अपन की नेक्स्ट स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज। ये होती है अपन की जेनाइटल स्टेज 12 से लेके एबव, मतलब 12 से और 12 से ऊपर जो भी स्टेज, मतलब 12 से ऊपर जितनी भी एज है वो आती है जेनाइटल स्टेज में। इसमें क्या होता है एक्सप्लेनिंग फीलिंग उसके अंदर आती है। जैसे कि कोई भी मेल या फीमेल है तो उसको क्या है आगे अपने अंदर, जैसे मेल है तो फीमेल के साथ उसको आगे अपना व्यवहार कैसा बनाना है, व्यवहार के अलावा अपना फ्यूचर कैसा करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सोच विचार में आ जाती हैं। तो ये क्या हो जाती है जेनिटल स्टेज में आती हैं। तो ये थी अपनी सेकंड साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज, किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। इसके बाद इनकी लास्ट और थर्ड स्टेज आती है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो दी गई थी, वो आती है अपनी साइकोडायनामिक स्टेज। ये साइकोडायनामिक थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी में इन्होंने क्या है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में बताया। पहले उन्होंने बताया था आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसके आगे उन्होंने बताया था फिर कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है वो माइंड का जो लेवल है वो 3 तरह से बना हुआ होता है। वो तो स्ट्रक्चर था, और जो माइंड के लेवल होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस, और तीसरा होता है अपना अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको कहते हैं अपन चेतन अवस्था, और अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको कहते हैं बेहोश अवस्था, और सबकॉन्शियस होता है अर्धचेतन अवस्था। तो आदमी की लाइफ में कभी भी किसी भी आदमी का जो मन है, माइंड है, वो क्या होता है कि अधिकतर अर्धचेतन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। 90% अर्धचेतन मन होता है और 10% चेतन मन होता है, यानी 90% सबकॉन्शियस और 10% कॉन्शियस माइंड होता है। इसके बाद बेहोश अवस्था होती है तो वो अनकॉन्शियस पेशेंट कहलाता है। कॉन्शियस में क्या होता है कि कॉन्शियस में कोई भी व्यक्ति है, जैसे बॉडी माइंड से टाइम डेट ये सब चीज़ उसको पता होता है, और वो बॉडी और माइंड से किसी चीज़ को करता है तो वो कहलाती है कॉन्शियस अवस्था। और अनकॉन्शियस अवस्था होती है जिसमें बॉडी माइंड और सब चीज़ उसकी एब्सेंस होती है, वो कुछ भी काम करने लायक नहीं होता, यानी कि बेहोश अवस्था होती है। सब कॉन्शियस होती है जिसमें बॉडी माइंड में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है और एक चीज़ इन प्रेजेंट हो जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे अपन क्लास का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका बॉडी माइंड प्रेजेंट है, यानी कि अपन किसी चीज़ को समझा रहे हैं वो अच्छी तरह से उसको समझ रहा है, तो वो कैसी स्टेज है उसकी कॉन्शियस स्टेज। और सबकॉन्शियस स्टेज कैसी है कि वो यहाँ पे क्लास में तो बैठा है लेकिन उसका माइंड कुछ और सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही है, वो यहाँ पे कोई बिल्कुल भी बस बैठा है बॉडीली, लेकिन माइंडली बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन सी होती है सबकॉन्शियस स्टेज। और अनकॉन्शियस स्टेज होती है जब आदमी बेहोश होता है, यानी कि जिंदा है लेकिन उसका बॉडी और माइंड प्रेजेंट नहीं है। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की जो वो थी थ्योरीज वो। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है अपन की साइको सोशल थ्योरी। ये किसने दी थी अपन की, एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी। एरिक्सन इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी वही बच्चा जो होता है तब से लेके बूढ़ा होने तक की जो एज होती है उसमें जो स्टेज होती हैं उसमें उसके बारे में बताया कि बच्चा किससे लड़ता है और किसके खिलाफ लड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताया। तो इसमें पहली थी इन्फेंसी स्टेज।
इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 1 ईयर तक। इसमें बच्चा क्या है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, इससे इसको सीखता है या फॉलो करता है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, 0 से 1 साल का बच्चा है, वो रो रहा है कहीं पे भी, तो उसको क्या है कि जैसे मॉम आके उसको रिसीव करती है, या कोई भी आदमी, जो आदमी उसको बार बार रिसीव करता है, तो उसके प्रति क्या उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। जबकि कोई उसको रिसीव नहीं करता तो उसको मिसट्रस्ट होता है। मिसट्रस्ट होता है यानी कि कोई भी उसको मतलब उसकी जैसे जो उसको रिसीव करता है उसकी ओर ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 0 से 1 साल तक के बच्चे को अधिकतर मोम ही रिसीव करती है बार बार, तो उसका ट्रस्ट क्या है, मोम की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है और बाकी लोगों से कम ट्रस्ट रखता है। और किसी पे जैसे भी छोटा बच्चा है तो अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है, किसी और पे जाएगा तो रोएगा। तो ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये होती है अपनी 2 से 3 साल तक की एज में। 2 से 3 साल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमिक वर्सेज सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमिक वर्सेज सेम एंड डाउट यानी कि इसमें क्या है, जैसे कि बच्चा है टॉयलेट ट्रेनिंग, मान लो टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चा जो है यूरिन पास करता है। अब ऑटोनॉमिक का मतलब हो गया कि वो बच्चा है जो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो जैसे बिस्तर पे टॉयलेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको क्या है कि ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक मतलब वो अपने आप को सेटिस्फाई मानेगा कि हाँ मैंने टॉयलेट नहीं किया बिस्तर पे, तो वो क्या है, अपने आप में ऑटोनॉमिक है। जबकि अगर उसने टॉयलेट कर दिया तो कोई भी उसको जैसे डांटेगा, मॉम वगैरह कुछ भी उससे कहेंगी, तो उसको क्या है, अपने सेम महसूस होगी, शर्म महसूस होगी और वो अपने ऊपर डाउट करेगा, क्या मैं ये नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक वर्सेज सेम एंड डाउट। इसके बाद थर्ड आती है अपनी, थर्ड स्टेज आती है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इसको प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। ये कितनी होती है, 4 से 5 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है, इंटीसिटिव वर्सेज गिल्ट। इंटीसिटिव वर्सेज गिल्ट, इसमें क्या करता है आदमी कि जो प्री स्कूलर एज होती है, स्कूल जाने लग जाता है, तो वही मेल और फीमेल में वो अपना अंतर महसूस करने लग जाता है, मेल फीमेल के बारे में डिफरेंट करना लग जाता है। तो उससे उसकी साइकोलॉजी में मेल और फीमेल के बारे में जानकारी आ जाती है। वो जेनिटल ऑर्गनों को देख के या जेनिटल ऑर्गन से मेल और फीमेल के बारे में डिफरेंट महसूस कर सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है लेट चाइल्डहुड। ये होती है 6 से 12 साल की, इसको स्कूल गोइंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, लेट चाइल्डहुड स्टेज में इसमें होता है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी। मतलब इसमें क्या है कि हीन भावना महसूस हो जाती है बच्चे को। कैसी हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी मतलब आदमी को हीन भावना महसूस हो जाती है, जैसे कि मेल के प्रति फीमेल के प्रति उसका अट्रैक्शन हो जाता है, और मेल से वो जैसे मेल है तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से ऑटोमेटिकली कई चीज़ों के लिए प्यार प्रेम लव ये सब चीज़ चालू हो जाती है, या फिर हर किसी से नफरत करना, वो सब चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके खिलाफ हो रही है तो वो उससे क्या क्या घृणा करता है, हीन भावना महसूस करता है, गुस्सा वगैरह वो सारी चीज़ें उसको आने लग जाती हैं। ये कौन सी स्टेज होती है उसकी, लेट चाइल्डहुड स्टेज होती है। इसमें उसको लव वगैरह के बारे में, प्यार प्रेम के बारे में और एक दूसरे से हीन भावना के बारे में, गुस्सा ये सारी चीज़ें आने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज में क्या होता है, इंडियन इसमें ये स्टेज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रियल कन्फ्यूज़न, रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न स्टेज ये होती है 12 से 20 साल तक की स्टेज। 12 से 20 साल की आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसमें क्या होता है कि आदमी है ना अपने आप को पहचानता है कि हाँ मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कोई भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ का डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेता है उसको सही रहता है या नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर
आ जाती है। किस चीज़ में वो वीक है, किस चीज़ को वो नहीं कर सकता, और किस चीज़ में वो टैलेंटेड है, उस चीज़ को वो कर सकता है। वो सारी चीज़ें अगर उसने कोई भी चीज़ जिस चीज़ में वो टैलेंटेड है वो चीज़ में वो कर रहा है। जैसे कि पढ़ाई के मामले में अपन देख लेते हैं, कोई बच्चा है पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी आ जाती है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ। और रोल कन्फ्यूज़न मतलब वो किसी चीज़ में वीक है तो वो फेल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। वो फेल हो जाता है मतलब उसका रोल कंफ्यूज रहता है कि अब मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने ये कर लिया और उसमें मैं फेल हो गया। तो ये होती है एडोलेसेंस स्टेज 12 से 20 साल तक की। इसके बाद दूसरी आती है अर्ली एडोलेसेंट स्टेज, एडल्टहुड स्टेज। अर्ली एडल्टहुड स्टेज ये कौन सा आती है, 20 से 25 साल तक की। इसमें क्या आता है, 20 से 25 साल में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइसोलेशन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब इंटीमेसी मतलब कि वो उसने जैसे कोई भी बच्चा है उसने कोई डिसीजन लिया उसमें वो सक्सेस हो गया तो उसके अंदर आएगा इंटीमेसी, और अगर वो उस चीज़ में फेल हो गया आगे चल के तो उसके अंदर आइसोलेशन आएगा। मतलब जैसे कि उसने कोई भी अपना कैरियर चूज़ किया, ठीक है, अब उसने किसी चीज़ के लिए कैरियर चूज़ किया, उसमें अगर वो सक्सेस है तो उसके अंदर वो अपने आप को सेटिस्फाई मानेगा कि हाँ मैंने अच्छा डिसीजन लिया था और मैंने उस टाइम पे सही किया था इसलिए मैं सक्सेस हूँ। तो वो हो गया कौन सा, इंटीमेसी। और अगर वो उसी कैरियर में जो उसने चूज़ किया था उसमें वो फेल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेशन। क्या वो आगे चल के अपने आप को वीक महसूस करेगा, क्या मैं ये करियर चूज़ नहीं करता, मैंने गलती कर दी, मैंने वो पहले जैसे किसी ने बायो ली थी मैं यार कॉमर्स लेता तो अच्छा होता, ये होता, ऐसे सोचता है करियर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज होती है 26 से लेके और 64 साल तक की, या 26 से लेके 65 साल तक मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, जनरल एक्टिविटी वर्सेज जनरल एक्टिविटी वर्सेज स्ट्रेंगलेशन, स्ट्रेंगलेशन। इसमें क्या होता है, आदमी मतलब आदमी क्या अपनी आउन लाइफ के बारे में सोचता है। जैसे उसने कोई किसी के साथ संबंध बनाया, अब किसी के साथ संबंध बनाया उसने किसी को चूज़ किया, जैसे मेल फीमेल है तो उसका वो जो उसने चूज़ किया था उसके साथ उसका सेटिस्फेक्शन सही है और वो सही रह रहा है। जैसे कि किसी ने लव मैरिज कर ली, अब वो उसके साथ सही रह रहा है, आगे तक उसका रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो वो अपने आप को क्या है, जनरल एक्टिविटी मानता है, जनरल एक्टिव मानता है कि हाँ यार मैंने अपना डिसीजन सही लिया था और मैंने लाइफ पार्टनर अच्छा चूज़ किया था जिससे मैं आज खुश हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या अपने आप को स्ट्रेंगलेशन मानता है। स्ट्रेंगलेशन यानी कि वहीं पे रुकता है, कोई भी गलत काम या फिर उससे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता कि यार वो मेरा डिसीजन गलत था और अब मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। तो वो क्या उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, रुकावट आ जाती है उसके अंदर, वो ऐसी चीज़ दोबारा से नहीं करता है। और फिर वो अपनी जैसे उसने अच्छा डिसीजन लिया था, अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ किया था, उसकी लाइफ क्या सिक्योर होती है, और अगर नहीं किया तो वो अनसिक्योर महसूस करता है अपने आप को। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है अपनी ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है अपना, ओल्ड स्टेज को इंटेलिजेंसी वर्सेज डेस्पायर, इंटेलिजेंसी वर्सेज डेस्पायर। इंटेलिजेंसी में क्या होता है, इसमें ओल्ड एज में इंटेलिजेंसी मतलब उसने जो बचपन से लेके और अब तक ओल्ड एज तक जो भी उसने डिसीजन लिए उनको वो सोचता है कि हाँ यार मैंने वो ये डिसीजन लिए थे जिसके कारण से आज मैं सक्सेस हूँ, जिसके कारण से आज मैं फ्री हूँ, सक्सेस हूँ, सब चीज़ से करके बैठा हूँ। तो वो क्या होती है, उसकी इंटेलिजेंसी को अपनी वो इंटेलिजेंसी को सोचता है। इसके बाद अगर उसके बहुत सारे डिसीजन या कोई डिसीजन उसका गलत हो गया तो उसके लिए वो निराश होता है, क्या उस टाइम पे यार मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो ये ऐसा नहीं सही होता, कोई भी गलत डिसीजन लिया तो वो सही होता, तो ऐसा वो चूज़ करता है। जैसे कि शादी का अपन मेरे एग्जांपल लेके चल रहे हैं
कि कोई भी ओल्ड एज में अपना सोचता है कि मैंने उस टाइम पे शादी किसी जैसे कोई गलत लेडी होती है उनसे मैंने जैसे कि शादी नहीं की होती उससे, तो मेरे को ये आज देखने को नहीं मिलता। तो उस टाइम पे क्या वो निराश होता है। और अगर उसकी जो मिसेज है, जो भी लड़की वो सही है, अच्छी है, तो वो उस टाइम पे क्या सोचता है कि हाँ यार वो आज मेरा डिसीजन बहुत सही है जो मैंने ऐसा लिया था। ऐसे ही तो फिर लाइफ में क्या है कि बहुत सारे डिसीजन कैरियर के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, या कुछ मतलब अपना काम के काम वाम करने के बारे में, तो वो सारी चीज़ें में कोई भी डिसीजन अगर अच्छा है तो उसके लिए वो इंटेलिजेंस महसूस करेगा। और अगर कोई भी उसका जो डिसीजन था वो गलत रहा या उससे उसको निराश हुआ, जिसमें वो फेल हुआ हो, तो उससे वो निराश होता है। तो ये कौन सी होती है? ओल्ड स्टेज। तो ये कुछ थ्योरियाँ थी जो अपन की पर्सनालिटी के लिए दी गई थी। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और एरिक्सन ने दी थी, जिससे अपन क्या है कि साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को देखते हैं कि कैसे कैसी एज में कैसी कैसी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अपन ने सब देखा, 0 से बच्चा होता है वो हाँ शकिंग करता है और उससे जो बड़ा होता जाता है, फिर जैसे जैसे वो मेल फीमेल में डिफरेंट करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको दी जाती है, वो फेल होता है, पास रहता है, कैरियर चूज़ करता है, फिर उसके बाद लाइफ पार्टनर, फीलिंग, और फिर उसके अंदर इमोशन, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी क्या थी अपन की पर्सनालिटी की थ्योरीज थी, जिनके कारण इन थ्योरीज को अपन फॉलो करके लोगों की पर्सनालिटी को जान सकते हैं कि वो कैसे लोग हैं और इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं। मतलब पर्सनालिटी की थ्योरी है जिनको फॉलो करके अपन जान सकते हैं लोगों की पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। फिर आगे अपन और देखते हैं।